शर्म नहीं है कहने में कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, सांसद का चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल लड़ूंगा। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास में ज़्यादातर अगर बाहर चले जाते हैं किसी भी देश में, अभी तो अमेरिका आप गए, तो कोशिश करते हैं कि वहीं सेटल हो जाएं। जी, आपका कभी मन नहीं किया कि वहीं रह जाते हैं? नहीं, मेरे विचार स्पष्ट थे इस मामले में। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी मिट्टी से कट जाऊं, अपने लोगों से कट जाऊं, अपने परिवार से कट जाऊं। मुझे लगता है कि मैंने अमेरिका जाने से पहले ये निश्चय कर लिया था कि मुझे आजीवन इसी मिट्टी से जुड़े रहना है, यहीं की समस्याओं से लड़ना है, जूझना है। बिहार आने। नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स फेसबुक पेज। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो एपिसोड चल रहा है मोकामा के गर्भ, उसमें हमारे साथ नए मेहमान हैं कुमार आंजनेय सानू। तो चलिए इनसे बातें करेंगे, इनके लाइफस्टाइल को जानेंगे, जिससे कि मोकामा के लोग प्रभावित हैं और आगे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, मोकामा के लिए क्या आगे अच्छा किया जा सकता है और अभी तक क्या भैया ने किया है जिससे कि मोकामा पर असर पड़ रहा है। तो आपका स्वागत है भैया सबसे पहले हमारे। धन्यवाद नितिन। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में दीजिएगा। मोकामा तो काफ़ी छोटी जगह है, लेकिन मैं मानता हूँ आपके प्लेटफॉर्म का, आपके पेज का जो रीच है मोकामा से बाहर भी है। जी बिल्कुल। तो इस संदर्भ में छोटा परिचय है। नाम इन्होंने बताया, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, वकालत करता हूँ पटना हाई कोर्ट में। और मोकामा में हम बैठे हैं, इसी मिट्टी से जुड़ा हूँ। दिन प्रतिदिन यहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और जितना हो सकता है उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले समय में बाकी जो जीवन बचा है उसमें अपनी मिट्टी मोकामा बिहार भारत के लिए ही समर्पित करने की योजना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक मेरे शरीर में बल है तब तक मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं। किसी और के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता नहीं, खुद के साथ ईमानदार होने की आवश्यकता है। किसी के लिए नौकरी करता नहीं, किसी के लिए कार्य करता नहीं हूँ, ना ही कोई जनप्रतिनिधि हूँ जो मैं किसी के प्रति मेरी जवाबदेही है। जवाबदेही खुद के प्रति है और छोटा सा जीवन है, इसको सार्थक बनाने का प्रयास लगातार जारी है। जैसा कि भैया ने बताया कि हमारा रीच मोकामा से बाहर भी है, तो बिल्कुल अब मोकामा के गर्भ एपिसोड को बिहार के गर्भ में बहुत जल्द बदला जाएगा और आप लोग बीच में इस बात को रख चुका हूं। तो और बिहार से भी जो लोग हमारे साथ गर्भ करने का काम कर रहे हैं उन्हें मैं अपने पेज पर लाऊंगा। तो इसी आते हुए मैं चलता हूं, भैया से पूछते हैं स्टार्टिंग शिक्षा, यानी कि शुरुआती से ही आप शुरुआत जो मोकामा से ही हुआ है शायद आपका। देखिए तो हाँ जी, तो शुरुआत से चलते हैं और आपके बचपन से कैसे प्रभावित हुए हैं आप? देखिए, जिस जगह आप बैठे हैं यही हमारा पास में दलान है, आप अभी थे वहाँ मेरे साथ। तो वहाँ शांति निकेतन नामक एक स्कूल संचालित हुआ करता था। मेरे चाचा जी पढ़ाते थे जी, और रामनंदन बाबू स्कूल के कर्ता धर्ता थे। मेरे परदादा जी ने उनसे बिना किसी शुल्क लिए उनको हमारा जो बंगला है वो स्कूल चलाने के लिए दिया हुआ था। और अभी भी लोग शांति निकेतन के नाम से उस जगह को जानते हैं। बिल्कुल। तो उसी स्कूल से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। बचपन में उसी स्कूल में पढ़ा लिखा, क्लास 2 तक यहीं रहा। फिर माता पिता जी यहाँ बिगड़ते माहौल को देखते हुए उनको लगा कि मुझे इस माहौल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, पटना अथवा किसी और जगह जाकर पढ़ना चाहिए। तो हमारी पढ़ाई लिखाई फिर पटना में हुई, स्कूली शिक्षा हुई। पटना में कहाँ से? पटना में सेंट पॉल्स हाई स्कूल और लॉयला हाई स्कूल, इन दोनों स्कूल से। मोकामा में कहाँ तक शिक्षा हुई? मोकामा में मेरी शिक्षा क्लास 2 तक ही हुई है। क्लास 2 तक? जी। उसके बाद मैं क्लास 3 से पटना चला गया। ऐसा मतलब क्या कमी दिखी जो क्लास 2 के बाद आपको जाना पड़ा? देखिए, वो मैं बहुत छोटा था यह निर्णय लेने के लिए मुझे कहाँ जाना है, कहाँ शिक्षा अर्जित करनी है। निर्णय मेरे माता पिता जी का था। तब के माहौल अभी के माहौल में क्या काफ़ी अंतर है। उसमें जानते हैं आप कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। शिक्षा से बढ़कर जो हमारा माहौल था समाज में, जो अशांति थी जी, उससे कोई भी साधारण व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और जिसके पास संसाधन है वो सोचता है कि कहीं और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनको उस माहौल से दूर रखा जाए। देखिए, सिर्फ व्यक्ति को ही खतरा नहीं होता, उसके विचारों पे भी प्रभाव पड़ता है उस माहौल का। तो मुझे लगता है, हालांकि मैंने इस विषय में बहुत बातचीत नहीं की अपने माता पिता जी से, लेकिन मुझे लगता है उनको ऐसा लगा होगा कि मैं इस माहौल से थोड़ा दूर रहूं ताकि मेरे विचार प्रभावित ना हो। तो उनकी कोशिश थी और काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। आसान नहीं था उस समय अपना घर परिवार मिट्टी छोड़कर किसी नए शहर में जाना, वहाँ रहना, बच्चों को पढ़ाना। और 1 वर्ष नहीं, वो तपस्या है। 12वीं तक की पढ़ाई एक लंबी तपस्या, सिर्फ मैं नहीं था, मेरे छोटे भाई बहन थे, सब लोग की पढ़ाई फिर वहीं से हुई। तो माता पिता जी के लिए ज़रूर बहुत कष्टकारी रहा होगा, क्योंकि यहाँ
परिवार के साथ रहना, यहाँ घर का दही दूध खाना, बहुत एक कहेंगे कि संपन्न किसान परिवार में पैदा हुआ, तो सब सारे संसाधन थे। इन सबको छोड़कर किसी बाहर शहर में कष्ट से रहना तो पीड़ित करता होगा लोगों को। निश्चित मेरे माता पिताजी भी पीड़ित रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी हमें पढ़ाने लिखाने में, खूब मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया। तो क्लास 2 से लेके आगे तक का शिक्षा पटना में वो कैसा रहा? मुझे लगता है कि मैं हॉस्टल में रहा काफ़ी वर्ष तक पटना में। पहले माता पिताजी के साथ रहा, फिर माता पिताजी को लगा कि उनका गांव से कटना 2-3 वर्ष के बाद अनुचित है, तो उन्होंने फिर हमें हॉस्टल में डाल दिया। तो हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि घर से दूर और बिना फैमिली के रहना, और जो बच्चे अपने फैमिली के साथ रहते थे उनको देखता था, वो लंच लेके आते थे, हम लंच नहीं लेके आते। छोटी छोटी दिक्कतें जो हॉस्टल के बच्चों को होती है वो दिक्कतें थी, लेकिन मिला जुला कर मैं काफ़ी कुछ सीख पाया हॉस्टल में। अपने पैरों पे खड़ा होना सीख पाया, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हिम्मत रख कर अपने कार्य को करते रहना है, ये सीख पाया। किस क्लास तक चला आपका? ये लगभग 12वीं तक चला। मतलब फिर जी मेन जो बच्चों का होता है क्लास, वो पूरा माहौल चला गया। जी, लेकिन खूब शरारतें की, खूब इंजॉय किया स्कूल लाइफ। तो कुछ बच्चे होते हैं जैसा कि हम लोग सुनते हैं, और मैं भी संयोग से बाहर से ही पढ़ा हूँ, कारण यही था सेम। तो हॉस्टल में देखते हैं कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो भाग जाते हैं। हम भी खूब कहानियां सुनते थे कि कोई सीनियर सुपर सीनियर थे हॉस्टल में, जो कि हॉस्टल की दीवार को फान कर चले गए और हॉस्टल की लाइन से चुपके से निकल के कहीं चले गए। आपको कभी मन नहीं करता था कि हम भी घर भाग जाते? जी नहीं, चूंकि मेरे भाई बहन थे उसी हॉस्टल में, मैं भाग जाता तो उनका क्या होता, मैं सबसे बड़ा था और बाकी वो छोटे थे, और मुझे लगता था कि भाग के भी जाएंगे तो माता पिता ज़्यादा तो पहुँचाएंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे हमें, तो हमें पहुँचा ही देंगे वापस। तो इसीलिए ये सब मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का बालक था। तो इतनी उत्तेजना नहीं थी मेरे मन के अंदर कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़े, इसीलिए कभी ऐसे ख्याल नहीं आए मन में। उस बीच कोई खास ऐसा कुछ हुआ जो आपको पूरा एकदम हिला दिया, झकझोर दिया, या फिर बहुत अच्छा हो गया जो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे साथ हुआ। एकदम आराम जी, आराम से, जैसे स्मूथली बच्चे स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार 12वीं तक रहा। हाँ, मतलब 12वीं कक्षा में जब मैं लॉयला हाई स्कूल 11वीं में गया तो स्कूल में थोड़ा शरारती था, बॉयज़ स्कूल था वहाँ, मतलब शरारत करने की शैली थी वहाँ बच्चों में, तो थोड़ा शरारत, छोटे मोटे शरारत किए मैंने, लेकिन कुछ भी ऐसा अचंभित करने वाला या दुनिया बदलने वाला मैं नहीं कर पाया वहाँ पे। तो क्लास 12 तक ही रहा। अब 12 के बाद का जो हुआ? देखिए, 12 के बाद मुझे कुछ ऐसी शिक्षा अर्जित करनी थी जिसका सामाजिक सरोकार हो जी। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक डिग्री लेके अपनी नौकरी चाकरी करूं और समाज से, परिवार से कट जाऊं। अब चूँकि पटना में, मोकामा में हम लोग बचपन से रहे, समाज की दिक्कतों को देखते हुए बड़े हुए, हमें दिक्कतों को समझने के लिए गूगल करने की आवश्यकता कभी नहीं हुई। दिक्कतें आंखों के सामने अभी भी है और उस समय भी थी। अभी दिक्कतें थोड़ी कम है, उस वक्त ज़्यादा थी। तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसी शिक्षा दीक्षा अर्जित करूं जिससे इन दिक्कतों को मिनिमाइज़ किया जा सके, इन दिक्कतों को थोड़ा कम किया जा सके। ऐसे मुझे चलते फिरते मिल गए उन्होंने। बहुत बातूनी हूँ मैं, तो लोगों से बात बहुत करता हूँ। तो किसी सज्जन से बात कर रहा था, 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर किया ही था उस वक्त। उन्होंने कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा नहीं, आपका ज्ञान अच्छा है सामाजिक विषयों पर, तो आपको, मुझे लगता है, वकालत करनी चाहिए। उन्होंने सलाह दिया, मैंने सोचा, मुझे उस वक्त तक मालूम नहीं था 5 साल का भी वकालत 12वीं के बाद कर सकते हैं। तो देखा, संयोगवश थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेकिन दिल्ली चला गया। दिल्ली, चूँकि मुझे दिल्ली जाना था, दिल्ली में शहर बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं वकालत करने के लिए, चूँकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट से क्वाशी जुडिशल बॉडीज़ हैं बहुत सारे। तो दिल्ली से ज़्यादा एक्सपोजर किसी शहर में नहीं मिलता वकालत करने के लिए। तो मेरी प्राथमिकता थी कि मैं दिल्ली जाऊँ। दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में उस वक्त 5 साल का लॉ नहीं था, तो एक प्राइवेट कॉलेज में वहाँ दाखिला ले लिया मैंने, बिना किसी जानकारी के। बच्चा था, मैंने पटना से निकला था, उस समय इंटरनेट का ज़माना था नहीं, बात 2011 की है। था भी तो बहुत सीमित लोग उपयोग करते थे। हाँ, शुरुआत हुई थी और बहुत सीमित लोगों के पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हुआ करता था। मेरे पास इंटरनेट वाला फ़ोन वगैरह, चूँकि बच्चों को, हमारे यहाँ माना जाता था बच्चों को अगर इंटरनेट वाला फ़ोन देना है तो बिगड़ जाएंगे बच्चे, तो हमारे हाथ में वो सुविधाएँ नहीं थी। खैर, तो एडमिशन ले लिया और उसके बाद क्या, दिल्ली जाने के बाद क्लास से ज़्यादा मैंने कोर्ट में समय बिताया 5 वर्ष।
कोर्ट में ढेर सारे कार्य किए, कुछ ऐसे कार्य किए जिसका प्रभाव देश भर में हुआ। लोग धीरे धीरे जानने लगे। कई लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई छात्र जीवन से ही करता रहा। और पाँचवें साल तक आते आते द हिंदू जैसे अखबार फ्रंट पेज पे मेरे बारे में खबरें लिखने लगे, इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छपने लगी। लोग अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आने लगे दूर दराज से, भारत के कोने कोने से। तो ऐसा लगा कि जो कानून की पढ़ाई मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत ताकत है, और जो पढ़ता हूँ उसका इस्तेमाल मैं असल जीवन में कर सकता हूँ। तो बिना कानून की डिग्री के ही कानून का इस्तेमाल करने की ढेर सारी कोशिशें की। जैसे आपको ज्ञात ही होगा कि हमने उत्तर पुस्तिकाओं को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी CBSE के खिलाफ। तो भारत में बच्चों को अब उत्तर पुस्तिकाएँ सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिलती हैं। ऐसे 1500-2000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, उत्तर पुस्तिकाएँ अब सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिलने लगी, तो बच्चों को 10 रुपये में उत्तर पुस्तिकाएँ मिल रही हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में एक कोटा होता है सेक्शन 12(1)(c) में, जो गरीबी सीमा रेखा से नीचे के बच्चे दाखला लेते हैं और उसको खर्च नहीं करना पड़ता है, मतलब स्कूल को फीस नहीं देनी पड़ती है। तो प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे कई बच्चों का दाखला, 12,500-13 हज़ार बच्चों का दाखला एक केस की वजह से हो गया हमारे। उसमें थे। हाँ, मैं पिटिशनर। बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो मोकामा के लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है और वो नहीं जानते हैं, तो इससे थोड़ा ध्यान से सुनिए। 12-12.5 हज़ार बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में सरकार के खर्चे से पढ़ने लगे हमारी कोशिशों की वजह से। भारतवर्ष में बच्चों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाएँ मिलने लगी, और ढेर सारे ऐसे छोटे बड़े काम किए। वकालत ख़त्म होते होते दिल्ली सरकार के सरकारी कमिटीज़ का सदस्य बन गया, चाइल्ड राइट्स कमीशन में सरकारी कमिटीज़ का सदस्य बन गया, NDMC जैसे लूटियंट जोन के बड़े म्यूनिसिपैलिटी का अधिवक्ता बन गया। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, और खूब करियर में अच्छा, ईश्वर की दया से और परिवार के आशीर्वाद से अच्छा करने लगा। और ये सब जब करता रहा तो मुझे अभिलाषा थी कि मैं एक बहुत अच्छे या विश्व के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा थी ऐसी। तो एक ही कॉलेज था जहाँ पढ़ने की इच्छा थी, द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी। वहाँ की 2.5-3 साल वकालत करने के बाद मास्टर्स एप्लीकेशन मैंने अप्लाई किया, मेहनत की, और उनको लगा कि मैं उस लायक हूँ कि मुझे दाखला मिल जाए। मात्र 12-15 बच्चों का दाखला होता है विश्व भर से, और छात्रवृत्ति भी मिल गई, दाखला भी मिल गया। चला गया, वहाँ रहा, पढ़ाई की वहाँ। फिर आपको पता ही है उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली वहाँ भी। अमेरिका में रहते हुए भी काफ़ी कुछ कर पाया। वहाँ छात्र संघ का चुनाव यदा कदा ही हमारे भारतवर्ष के लोग जीत पाते हैं। और बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, संयुक्त राष्ट्र जैसी जगहों पे फ्लेचर के आपको छात्र मिल जाएंगे नौकरी करते हुए, वर्ल्ड बैंक में मिल जाएंगे, कई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिल जाएंगे, सेनाध्यक्ष मिल जाएंगे फ्लेचर के स्टूडेंट्स। तो अपने आप में गौरव का विषय था। मुझे लगता है मैं फिर भी सबसे कम अचीव करके वहाँ पहुँचा था। बाकी मेरे क्लासमेट्स से मुझसे भी ज़्यादा अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर आए थे। तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत सीखने की आवश्यकता है, बहुत सीखने का अवसर था वहाँ, और जितना समय था मैंने सीखने में लगा दिया। छात्र संघ का चुनाव जीत गया वहाँ पे। फिर छात्रहित के लिए छोटे बड़े काम करते रहे। विश्वविद्यालय ने मेरे कार्यों को देखते हुए फिर पुरस्कृत भी किया मुझे, मेरे पब्लिक लाइफ में योगदान के लिए मुझे पुरस्कृत किया। छात्र संघ चुनाव इस बिहार के चुनाव जैसा होता है या फिर? जी नहीं, वहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं होता। वहाँ पे आपके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं, आपकी बातचीत से प्रभावित होते हैं। वहाँ कोई खर्च नहीं करना होता, वहाँ आपको रैलियाँ नहीं करनी होती, आप लोगों से बात करना होता है। उस माहौल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताइए कि चुनाव, यहाँ की चुनाव प्रणाली और वहाँ के चुनाव प्रणाली काफ़ी अंतर है। लोग काफ़ी शांत हैं, और मतलब शोर शराबा नहीं, माहौल बना कि आप अचानक से वहाँ पर? अचानक से नहीं, चूंकि शिक्षा ग्रहण करने की उसकी अध्यक्षता नहीं, चूंकि आपको मैंने बताया मैं हमेशा से सामाजिक जीवन में था। मैं भी गया तो दिल्ली भी शिक्षा ग्रहण करने, वकालत की डिग्री लेने, लेकिन छात्रों के लिए लड़ाई लड़ ही रहा था। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ कोई भी होंगे, अचानक कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिव्य स्वप्न आया और मैं कुछ कर लिया। मैंने नहीं, लगातार उसके पहले भी 8 वर्षों से लगातार मैं छात्रहित में, युवा हित में कार्य कर रहा था, कोशिश कर रहा था। अब कितना किया नहीं किया वो तो कैसे विषय लड़ने का कहाँ से? मुझे लगता है चूँकि मतलब भारत में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उस वक्त, जहाँ मैंने, चूँकि आपको बताया मैंने कोर्ट में ज़्यादा समय खर्च किया, कॉलेज वगैरह में समय बहुत कम दिया, और साधारण प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की थी यहाँ पे, तो बहुत वहाँ मौका नहीं था कि कुछ मैं कर पाऊँ। चूँकि बड़े कार्य कर रहा था, छात्रित्व देश भर की लड़ाइयाँ लड़ रहा था,
तो वो शायद मैंने मिस कर दिया। तो मुझे लगा कि एक अभिलाषा थी कि वहाँ भी परेशानियाँ थी छात्रों को, तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे मैंने छात्रों की परेशानियों को वहाँ भी दूर कर पाया। और कई नोबेल पुरस्कार विजेता, कई देश के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कॉलेज आते थे, तो छात्र संघ के प्रतिनिधि होने के नाते सबके साथ समय मिल जाता था बातचीत करने का, बैठने का, सीखने का उनसे, तो उससे काफ़ी लाभ मिला मुझे। एक होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास में ज़्यादातर अगर बाहर चले जाते हैं किसी भी देश में, अभी तो अमेरिका आप गए, तो कोशिश करते हैं कि वहीं सेटल हो जाएं। जी, ये ऐसा होता है? तो होता होगा जी। आपका कभी मन नहीं किया कि वहीं रह जाते हैं? नहीं, मेरे विचार स्पष्ट थे इस मामले में। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी मिट्टी से कट जाऊं, अपने लोगों से कट जाऊं, अपने परिवार से कट जाऊं। मुझे लगता है कि मैंने अमेरिका जाने से पहले ये निश्चय कर लिया था कि मुझे आजीवन इसी मिट्टी से जुड़े रहना है, यहीं की समस्याओं से लड़ना है, जूझना है। बिहार आने की बहुत तुरंत कुछ वर्षों में, मतलब पढ़ाई के 1-2 वर्षों के बाद बिहार आने की योजना नहीं थी, ईमानदारी से बताऊं। मैंने सोचा था दिल्ली में वकालत करूंगा, दिल्ली में रहूंगा कुछ वर्ष, उसके बाद धीरे धीरे बिहार जाऊंगा। लेकिन जब दिल्ली से अमेरिका गया ना, तो जो वकालत मैं कर रहा था, जिस पेशे में था, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने सारे केसेस छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। क्लाइंट्स के प्रति आप उत्तरदायी होते हैं, आपके पास दुनिया भर का काम होता है, और उस बीच में ब्रेक लगा देना और फिर कहीं और चले जाना, और किसी के जीवन का प्रश्न है, किसी के बिजनेस का प्रश्न है, किसी के बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, सब की जिम्मेदारी आपके हाथों में थी। और फिर आप चले गए पढ़ने बाहर। अब फिर बाहर चले गए तो जो दिक्कतें हुई उनको भी और मुझे भी, हाँ, दिक्कत ना हो। मेरे सहयोगी, सहपाठी, मित्र सब लोग मेरी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी परेशानी हुई मुझे लगा एक बार फिर मैं दिल्ली चला जाऊँ वापस, वो अपना काम शुरू कर दूँ, मैं ज़िंदगी में फिर कहीं नहीं जा पाऊँगा। इसलिए मैंने निश्चय लिया, हालांकि बहुत कठिन था मेरे लिए यह निश्चय लेना कि मैं वापस बिहार आ जाऊँ। बताया कि मैंने दूसरी तीसरी के बाद बिहार में कोई पढ़ाई नहीं की और कभी रहा नहीं पूर्णतः। छुट्टियों में जैसे साधारण विद्यार्थी आते हैं वैसे ही आता था अपने घर, छठ में, दुर्गा पूजा में, दिवाली में, होली में। उसके अलावा बहुत कम ही आना जाना होता था, तो कठिन निश्चय था मेरे लिए। आगे वापस आ गया तो कोई कंक्रीट प्लान नहीं था, बस था कि जो अपनी शिक्षा दीक्षा है, जो अपनी बुद्धि शक्ति है, उसको अपने लिए तो लगाना ही है, साथ साथ अपने अलावा अपने समाज के लोगों के लिए लगाना है, कोशिश करना है कि उनकी भी उन्नति हो मेरी उन्नति के साथ साथ। और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उनकी दिक्कतों को दूर करता रहूँ, माध्यम जो भी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ज़मीनी लड़ाई हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे किसी को शिक्षित करना हो, माध्यम कई हैं। और सारे माध्यमों की वजह से, सारे माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए काम तो निरंतर जारी है। आप देख ही रहे, पिछले 4-5 वर्षों से यहीं हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ छोटे बड़े कार्यों को करने। आगे का क्या प्लान है? आगे बस वही जो कर रहा हूँ करता रहूँगा जी। शायद आपको पता होगा मोकामा में कुछ आपके प्रति माहौल बनता है बार बार। किस प्रकार का माहौल बनता है? इलेक्शन को लेकर नहीं, देखा जाएगा। अगर युवाओं में कहीं ना कहीं आपके प्रति वो अट्रैक्शन है, क्योंकि मैं तो मार्केट में रहता हूँ, घूमता टहलता, बहुत लोगों में ये अट्रैक्शन है कि आगे आने वाले समय में आप देखे जा सकते हैं विधानसभा में। देखिए, कल का तो किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा, विधानसभा में रहूँ, लोकसभा में रहूँ, कहाँ चला जाऊँ या अपने घर में रहूँ, कोई आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ करता रहूँ, माध्यम कुछ भी हो। मुझे कोई परहेज नहीं है विधानसभा लोकसभा में जाने से, और मुझे पता है कि मोकामा में बदलाव के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें जो आपको नज़र आती है जो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए नितिन जी, जहाँ तक बदलाव की बात है, आपको पता है कि मेरे परिवार में सभापति का चुनाव मेरे चाचा जी ने अभी जीता है जी। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से ही कार्य तो कर ही रहा हूँ। मोकामा में ऐसी सैकड़ों नालियाँ हैं जो पिछले 40-50 वर्षों से साफ़ नहीं हुई थी। दिन रात देखिए यहाँ लोग लगे रहते हैं सफाई करने में, रोडों की सफाई होती रहती है, सड़कें बन रहे हैं। अब नगर निकाय या किसी पंचायत बिहार भर में कहीं चले जाएं, कोई कह दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है, कोई कह दे कि हमको पूर्ण 100% मिल जाता है, तो नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप मोकामा में देखिए, पिछले 1 वर्ष में जिन लोगों के पास भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के पास भी पैसा आया हो, चूँकि सरकार तो सीमित पैसा भेजती है, जितना पैसा भेजती है वही आप दे सकते हैं आगे, तो जितने भी लोगों के पास राशि आई है, कोई कह दे कि उससे किसी ने 1 रुपया का डिमांड किया और उसने वो डिमांड पूरा कर दिया। हमने सुनिश्चित किया है कि किसी को आवास योजना में 1 रुपया किसी को घूस नहीं देना पड़े। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। आप सत्ता में आ जाने के बाद भी जो पूरी व्यवस्था है
पूरी व्यवस्था आपके अनुकूल नहीं चलेगी, आपको उस व्यवस्था के साथ साथ जनहित के कार्यों में लगना है। तो देखिए, आज ये हमने सपना देखा था, आज सच्चाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। नगर निकाय इकलौता मोकामा ऐसा है जो स्वास्थ्य की सुविधा शुरू करने जा रहा है। पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं। अगले 10-15 दिनों में मोकामा में एक हेल्थ सेंटर शुरू होने वाला है नगर परिषद की तरफ से। ये जी, मोकामा में बाजार में खादी भंडार हुआ करता था बाजार में, उसी बिल्डिंग जी मरम्मत हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है। हाँ, तो वो नगर परिषद या कोई भी नगर निकाय इकलौता है उनमें से एक मोकामा जहाँ स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की शुरुआत हो रही है। और जी, उसके लिए हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हमने अपने कानून का ज्ञान, अपनी ऊर्जा, अपनी पहुंच, अपनी ताकत सब लगा दी और 10-15 दिनों के अंदर स्वास्थ्य सुविधा नगर परिषद मोकामा अपने नागरिकों को प्रदान करने जा रहा है। देखिए, तो अब इस रूप से भी मैंने वही कहा, जो तरीका हो, अगर आपको लगता है कि विधायक या सांसद बन के ऐसे और बड़े काम किए जा सकते तो किए जाएंगे। मुझे कोई परहेज नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, सांसद का चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। मुझे लगता है कि, और मेरे चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है ना ये। तो क्या माना जा सकता है, जैसे बिहार लेवल पे चिराग पासवान को युवा देखा जाता है, मोकामा में आपको देखा जाए? देखिए, ये बहुत गलत बात है किसी से तुलना करना। चिराग बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, उनको राजनीति विरासत में मिली है, मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली है। और थोड़े ना विरासत में मिले, काम करने के लिए अगर आगे बढ़ना पड़े तो बिल्कुल बढ़ना है। मैं बहुत प्रभावित हूँ चिराग पासवान जी जिस प्रकार कोशिश कर रहे हैं। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे युवाओं के नज़र में बिहार में चिराग पासवान की जगह क्या मोकामा में वो उसी तरह से लोग देख सकते हैं आपको? देखिए, लोगों का काम है, लोग अगर देखना चाहें तो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके देखें। उसमें ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं इन बातों को मोकामा में इस इलेक्शन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। इससे पहले जब मैं बच्चा ही था, लगभग मैं कुछ था नहीं, शायद आपके चाचा लगते हैं या बाबा लगते होंगे, सो जी, तो उस समय ही आपका नाम कहीं ना कहीं था, आपको शायद पता हो या ना हो, मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा है, लोग प्रेम करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर वो मैं आ गया हूँ तो ईमानदारी से काम कर पाऊंगा, लोगों को ऐसा लगता है। तो उनके उस समय ही भाव, अमेरिका में भी चुनाव उनकी भावनाओं का सम्मान है। और जब अमेरिका का चुनाव निकल सकता है तो मोकामा शायद नहीं, बहुत बड़ा चीज नहीं। मैं नहीं कह रहा कि कोई चुनाव निकलना मुश्किल है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है हर चीज़ समय पे शोभा देती है और आवश्यकता पड़ेगी, आने वाले समय में ऐसा लगेगा तो लोकसभा विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साधारण लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो चुनाव कोई बहुत बड़ी खेत की मूली नहीं है। आप अगर समर्पित रहें, समाज के लिए कार्य करते रहें तो ये सब चीज़ें तो हो ही जाएंगी। ये मुख्य क्वेश्चन था, मुख्य जो हमारा नहीं लोगों का था, और मुझे क्वेश्चन आया था, पूछना बहुत ज़रूरी था तो मैंने पूछा। और कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा हम अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जो यूट्यूब फेसबुक के बारे में, चूँकि आप पैसे से हैं तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं उसके बारे में जानते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग माइक लेकर के रोड पर निकल जाते हैं जी, और वो, जैसे कि मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलाता हूं, मैं फेसबुक पे चलाता हूं और कुछ ऐसे चीज़ दिखाना चाहता हूं जिससे लोग प्रभावित हो सकें। तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, जब आपको सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है लोगों के प्रति। आप जब भी माइक लेते हैं, कैमरा लेते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप पे लोगों का विश्वास है और अनुचित चीज़ों को दिखाना या समाज में भेदभाव पैदा करना, लोगों को गुटों में बांटना, उत्तेजनापूर्ण बातें बोलना जिससे व्यूज़ मिलेंगे, जिससे शेयर लोग ज़्यादा करेंगे, तो इससे बचना चाहिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप रैडिकल होंगे, जितना ज़्यादा आप कट्टर होंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको ऑनलाइन पसंद करेंगे। ये जो सिस्टम है जो हम लोग देखते हैं, वो मैं देख रहा हूँ जी, जितना आप एक दूसरे को गाली देंगे और किसी के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको भी लोग गाली देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी। यही हो रहा है जी। तो मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर्स हैं या जो पेजेस ऑनलाइन चलाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उनको इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जुड़े रहते हैं इन प्लेटफॉर्म से, इन पेजेस से, तो उनके सोच पर काफ़ी प्रभाव होता है आप क्या दिखा रहे हैं उसका। तो इसीलिए जिम्मेदारी पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर व्यक्ति को है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कहीं कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप अपना हाथ उतना ही घुमाएं कि दूसरे के नाक पे आपका हाथ ना जाए। आप अगर आपकी बातों से किसी और को प्रभाव पड़ता है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई तो होगी, अगर आप कानून तोड़ेंगे, अगर अवहेलना करेंगे, ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे लोग झगड़ा करें, आपस में सौहार्द खराब हो समाज में लोगों का, तो स्वाभाविक है कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए।
तो ये अभी मैं जो माहौल देखता हूँ मैक लेकर के चलने का, तो वो आप भैया से आपने सुना क्या हो सकता है। भैया आप हमारे जैसे छोटे भाइयों के लिए क्या संदेश दीजिएगा मोकामा के युवाओं के लिए? आप ईमानदारी से मेहनत करते रहें, पढ़ाई लिखाई करें, माँ बाप का नाम रोशन आपके करें। जैसा आगे बनना चाहे बच्चा, छोटे भाई जो नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी खूब आगे जाएं। अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ बिल्कुल, अरे जहाँ जो करना चाहें रास्ता होगा। देखिए, जहाँ जो करना चाहे पहले तो ये तय कर लें किस फील्ड में जाना है, उनको जीवन में करना क्या है, उनको क्या बनना है। जो बनना है उस फील्ड में देख लेंगे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और उन कॉलेजेस का दाखिला जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। ये सब देखने के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या जो टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट्स हैं, उनकी तैयारी, उनका सिलेबस देख के उनकी तैयारी करेंगे ईमानदारी से। कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हम जैसे लोग हमेशा हैं। जिस फील्ड में भी आप कार्य करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं सब जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिदिन बच्चे आते रहते हैं। अभी भी 4-5 बच्चे बैठे थे आपसे मिलने के पहले, सब यही प्रश्न पूछ रहे थे, अपने अपने करियर को लेकर आशंकित थे। तो हमारा तो काम ही यही कि जो बच्चे हों, जीवन में ग्रो करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, उनको गाइडेंस मिल जाए। अरे हेल्प क्या, कोई आर्थिक मदद थोड़ी ना कोई चाहता है आज के समय में। बच्चे समझदार हैं, उनको पता है रास्ता दिखा देना होता है। एक बार रास्ता आप दिखा दें, हैंड होल्ड कर दें, वो बच्चे जाके आगे मिरेकल करेंगे। मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा अच्छा करते हैं बच्चे, अगर उनको सही में रास्ता दिखाने वाले लोग मिल जाए सही समय। मोकामा में शिक्षा का माहौल पर क्या कहना चाहिएगा? माहौल तो अच्छा है, मैं तो देखता हूँ बच्चे खूब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। अभी भी देखिए आप बीपीएससी द्वारा बिहार बोर्ड में भी परीक्षा जो लिया गया बीपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है सिविल सर्विसेज की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, हर वर्ष मोकामा के बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। आपने बताया कि टॉप 20 में 2, हमारे छोटे से नगर में 2 बच्चे हैं टॉप 20 में। बहुत गौरव का विषय है हम लोगों के लिए, और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देखिए इतनी छोटी जगह से कई जज बन गए, कई लोग आईआईटी गए, आईएम गए, इंडिया के बाहर गए, साइंटिस्ट बने, स्पोर्ट्स जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स में बच्चे अच्छा कर रहे हैं। राष्ट्रीय टीम में मोकामा की बच्चियां कबड्डी खेल रही हैं, राज्य की टीम में खेल रही हैं। एक बच्ची कोमल है जो बिहार की जो टीम है कबड्डी टीम की, उसकी कोच है, मोकामा की बच्ची, मोकामा की है जी, मुझे जानकारी भी नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा का जो माहौल है क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है। शिक्षा दीक्षा से अर्थ मेरा सिर्फ कॉपी कलम वाली शिक्षा दीक्षा मतलब आप किसी भी फील्ड में निपुण हो जाएं, उस फील्ड में जो ज्ञान की आवश्यकता है उसको अर्जित कर लें, अभ्यास के माध्यम से या कुछ सीखने के माध्यम से। तो बच्चे अपना करियर बना रहे हैं, प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को ले रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात को लेकर कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। भविष्य हमारा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और थोड़ी बहुत तो कमियां हर जगह होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं, बाकी जगहों पे भी है। कमियों को दूर कौन कर सकता है? हम खुद ही कर सकते हैं। कोई बाहर से तो व्यक्ति आएगा नहीं हमारी कमियों को दूर करने के लिए, हम आप ही कर सकते हैं। हमारा जितना दायरा है, हमारी जितनी हैसियत है, उसके अनुसार हम सहयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका मार्ग प्रशस्त करने में उनका सहयोग कर सकते हैं। जी, शिक्षा की बातें करें तो अभी फिलहाल 12 तक तो हमारी शिक्षा मोकामा में ठीक ठाक हो जाती है। आप इतना लंबा लड़ाई किए, जो भी हुआ आगे जाकर सारी चीज़ों को हमने दर्शकों के बीच रखा, लेकिन एक है मोकामा में कॉलेज, राम रतन सिंह कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अगर पूरे विधानसभा की बात करें तो सिर्फ एक कॉलेज है जी। ना हमारे पास कोई प्राइवेट कॉलेज है ग्रेजुएशन करने के बाद, ना पीजी करने की कोई अच्छी व्यवस्था है। तो इस पर क्या हो सकता है? क्या आप आगे जाकर के इस पर कुछ देखते हैं कि कोई भी हो, आपकी तरफ से मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मोकामा के लिए कुछ आगे दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए प्राइवेट कॉलेजेस इसलिए नहीं क्योंकि हमारे शहर में बाहर से लोग आते नहीं, माइग्रेशन नहीं है। जैसे कोई इंडस्ट्रीज पहले थी तो बाहर के लोग रहते थे, यहाँ व्यापार अच्छा था, लोग बाजार में आते थे। तो कॉलेज में भी तो आते हैं, निश्चित आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ वो माहौल ही नहीं है क्योंकि छात्र सीमित हैं, बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ रहने के लिए। अभी फिलहाल मैं बताऊँ तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो एडमिशन के बिना रह जाते हैं। तो ये दुखद विषय है। मुझे तो ये भी शिकायत मिली है कि जमुई अथवा और दूसरे जगह के बच्चे जो कभी क्लास नहीं करते, उनका दाखिला बैकडोर से ले लिया जाता है, मोकामा के लोग वंचित हो जाते हैं। 5 से 10 ऐसे बच्चा को जानता हूँ जिनका नाम आया ही नहीं लिस्ट में। दुखद बात है, बहुत दुखद बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में ऐसी धांधली ना हो। शायद समय नहीं आ गया कि मोकामा में एक और कॉलेज होने की आवश्यकता है। बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे लगता है जिन लोगों के हाथ में बागडोर है उनको ये चीज़ समझना चाहिए। सरकारी कॉलेजेस में अगर सीट नहीं है तो उन सीट्स को बढ़ाना चाहिए। अगर कॉलेज बनाने की आवश्यकता पड़े तो कॉलेज भी बनाना चाहिए। और चूँकि देखिए हर वर्ष जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, ज़रूरतें हमारी बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं।
तो संसाधनों का जो इफ़िशिएंट यूज़ है वो होना चाहिए और संसाधन बढ़ाए भी जाना चाहिए समय के साथ। ये देखिए, ये आम लोग नहीं कर सकते। आप सोचेंगे सरकार कॉलेज खोल दे और नितिन और शानू जैसे लोग कॉलेज खोल दें सरकार की ओर से, तो हम घोषणा नहीं कर सकते, ना ही आप कर उसमें सकते क्या आगे दिखता है मोकामा के भविष्य के बारे में? दिखना चाहिए हमारे। आपका उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं टच बातें होती है, तो क्या मोकामा देखिए हमारी किसी से कोई वैसे विशेष बात नहीं होती। चूंकि अधिवक्ता हूँ, सब लोग हमारे पास आते हैं, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ा हूँ तो सब लोग आते हैं। मेरी कोई निजी रूप से किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। कभी मेरा किसी के साथ उठना बैठना नहीं होता। ये भ्रम है, लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, कुछ भी उसके अलावा नहीं हूँ। और हालांकि अगर ऐसा कुछ लगता है कोई प्राइवेट की ही बात जी हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसे हों जो कि बिजनेसमैन हो या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, मैं उनसे जब भी मिलूंगा तो अनुरोध करूंगा भाई कि आप हमारे क्षेत्र में भी कुछ योगदान कीजिए, हमारे क्षेत्र में भी अपनी संस्था को स्थापित कीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को ज़बरदस्ती उठा के तो ला हॉस्पिटल की बात जहाँ तक हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो आपने बताया कि अब कुछ दिन दूर 15-20 दिन की व्यवस्था, हेल्थ सेंटर की व्यवस्था होगी जी। उसके विषय में एक बार नितिन जी, हम एक बार जब हेल्थ सेंटर शुरू हो जाएगा तो वहाँ बैठ के इस विषय में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे वो सुविधाएं मिल रही हैं। वो सिर्फ देखिए बोलने से मैं नहीं चाहता कि लोग सुने और बस जाने। जब वहाँ बैठेंगे और व्यवस्थाएं वहाँ मिलेंगी लोगों को, और वो जब दृश्य दिखेगा आपके प्लेटफॉर्म पे, लोगों को बड़ा आनंद आएगा, फिर लोग आकर देख पाएंगे स्वयं। तो अभी इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। 15-20 दिन लोग अगर रुक जाएं तो 15-20 दिनों के बाद खुद खादी भंडार में आके देख सकते हैं क्या व्यवस्था प्रदान की जा रही है, और आप भी आ सकते हैं और वहाँ बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर। तो हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कुछ कहना होता है? प्रेम से रहें। अगर युवा हैं तो पढ़े लिखें, जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पे जाएं, खूब ईमानदार रहें, खूब मेहनत करें, और कभी भी कोई आवश्यकता हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो तो निसंकोच मुझसे मिल सकते हैं। एक भाई के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते मैं चाहूँगा कि आपकी पीड़ा, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा विवेक है, उसके अनुसार कम करना। और किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता, कभी भी परिस्थितियाँ आपके अनुरूप नहीं होंगी। आप सोचेंगे 100% जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, ये होने वाला नहीं है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे और हमको उनको सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। विपरीत अनुकूल माहौल हो तो भी हमें संयमित तरीके से उस माहौल का आनंद लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे ग्राम का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन होता रहे। आपके भाई कहें कि वो मेरा भैया है, वो मेरी दीदी है, आपके परिवार के लोग कहें कि हमारे घर का बच्चा है, आपके मोहल्ले के लोग कहें हमारे मोहल्ले का बच्चा है। आपके नाम पे लोगों को आनंद आए, गर्व की अनुभूति हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए। और नितिन, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जो अपने घर की दीवारें आपकी हैं, उन दीवारों तक ही आपका परिवार नहीं है, उसके विपरीत भी, उसके परे भी आपका परिवार है। दीवार आप क्रॉस करेंगे तो देखेंगे कई लोग ऐसे हैं, आप कुछ बन गए, कुछ कर गए, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कोशिश कीजिए कि और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और लोगों को संसाधनों के विषय में ज्ञान हो, सब लोग आगे बढ़े। सब बहुत छोटा जीवन है, कब जीवन समाप्त हो जाए आप बता नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता। तो जितना समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए ईमानदारी से कार्य करते रहे। तो आज आप देख रहे थे, हमारे साथ थे कुमार सानू भैया। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह का और भी एपिसोड आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा। धन्यवाद।